नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कौन सा स्टेज, मतलब जो ब्रूनर ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अपनी दी थी, इस यहाँ पे देखिए बच्चों के 3 स्टेजेस उन्होंने बताया था, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बताया था, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। जब बच्चा मतलब खेल कूद से चीजों को सीखता है, आइकॉनिक में जब बच्चा पिक्चर्स देख के, और सिंबॉलिक में जब बच्चा एक तरीके से जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है कि कोई चीज प्रेजेंट ना हो तब भी बच्चा उस चीज को समझ सकता है। तो ये 3 आपके मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपको दिया था। तो चलिए ऑप्शंस देखिए, सबसे पहला ऑप्शन देखिए, आर्केलिक स्टेज, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज, सिंबॉलिक। तो हमने देखा इनएक्टिव है, आइकॉनिक है, सिंबॉलिक है, लेकिन आर्केलिक स्टेज नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग हैज बीन गिवन बाय। ये बहुत बार क्वेश्चन दिया, मतलब बहुत बार कराया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत एग्जाम में आपके टेट हो गया, आपका यूके टेट हो गया, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो स्कैफोल्डिंग किसने दी थी, आपके वाइगोत्स्की साहब ने दी थी। इन्होंने ही कौन सी थ्योरी दी थी, सोशो कल्चरल थ्योरी दी थी, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, पैवलोव ने आपके क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी, स्किनर ने आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। तो आपको हर एक मतलब याद होना चाहिए कि किसने कौन सी थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अट्रैक्शन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड टुवर्ड्स हर फादर वाज टर्म्ड बाय फ्रूड। सिगमंड फ्रूड ने इलेक्ट्रा और ओडिपस के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रा में क्या होता है, यहाँ पे गर्ल्स फादर से अट्रैक्ट होती है, ओडिपस में क्या होता है, मदर बॉय से अट्रैक्ट होते हैं। तो कौन सा फैक्टर हो जाएगा, जो जिसमें गर्ल्स अट्रैक्ट होती हैं फादर से, वो अटैच होती हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वाला फैक्टर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टूल इज नॉट सीम्स टू बी अप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, जब हम लर्निंग फॉर असेसमेंट करते हैं, फॉर की अगर हम बात करते हैं, मतलब कि हम ड्यूरेशन में, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को एसेस कर रहे हैं। तो कौन सा इसमें बेस्ट तरीका, मतलब बेस्ट तरीका में से कौन सा तरीका सही नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट का बताना है। नोट पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। क्विज सही तरीका है, ग्रुप डिस्कशन सही तरीका है, क्योंकि हमारा फाइनल टर्म में नहीं होता है। लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट किसको सपोर्ट करता है, समेटिव असेसमेंट को सपोर्ट करता है। क्यों, क्योंकि जैसे जो फाइनल एग्जाम होगा, जो एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, हम सीटेट की बात ही करें तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, कितने नंबर लाना जरूरी है। तो ये सब क्या है, आपके क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में आ जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which is not the cause of individual difference। individual difference जैसे कि दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, कौन सा इसमें ऐसा फैक्टर नहीं है जो इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रमोट करता है। पहला देखिए, हेरिडिटी। हेरिडिटी की वजह से बिल्कुल सही, जेनेटिकल फैक्टर। इन्वायरमेंट, समाज की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस, दो लोग एक तरीके से नहीं है। तो मेच्योरिटी, ये भी बात सही है, लेकिन गाइडेंस नहीं है ऐसा कोई जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द इनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट। गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए कौन सा प्रोग्राम इनमें से नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, इनरिचमेंट ऑफ करिकुलम। अब इनरिचमेंट ऑफ करिकुलम की बात करें तो वही गिफ्टेड स्टूडेंट है, उनको अगर अच्छा करिकुलम दिया जाएगा तो उनका डेवलपमेंट भी वैसे होगा, उनकी लर्निंग भी उसी तरीके से ग्रो करेगी। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ग्रेड एक्सेलरेशन, ये भी सही बात है कि भाई ग्रेड एक्सेलरेशन ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखिए, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेस, जो गिफ्टेड स्टूडेंट है उनको स्पेशल क्लासेस का अरेंज करना, ये भी बात सही है। लेकिन स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल जनरली एक जो हमारे वल्नरेबल चिल्ड्रन होते हैं, कहीं ना कहीं डिसेबल चिल्ड्रन जो होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी, उनके लिए स्कूल्स कह सकते हैं है। तो ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स को आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हो, तो आप कह सकते हो स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who was the propounder of multi-dimensional intelligence theory। तो multi-dimensional multi intelligence theory किसने दी थी, हॉवर्ड गार्डनर साहब ने दी थी। इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी, अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस की बात की थी। तो राइट आंसर विल बी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, बच्चा अंदर से क्या हो, मोटिवेटेड हो किसी भी कार्य को करने के लिए। तो प्रेज, प्रेज क्या होता है आपका, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, आप किसी को क्या कर रहे हो, बाहरी प्रेज करना, मतलब किसी को आप मोटिवेट करो, किसी की आप कह सकते हो तारीफ कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो।
तो ये एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। तो हमारा आंसर हमको यहीं पे मिल गया, हमारा क्या हो जाएगा प्रेज। एंजाइटी क्या होता है, तो डर आपके अंदर है। नीड फॉर अचीवमेंट, किसी चीज को पाने की इच्छा आपके अंदर है। लेवल ऑफ एस्पिरेशन, वो भी आपके अंदर है कि आप कितना एस्पायर हो किसी चीज से। तो ये सब आपका इंट्रिंसिक हो जाएगा, लेकिन प्रेज आपका क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, egocentrism is main characteristic of which intellectual stage given by जीन पियाजे। अब egocentrism हम 1000 बार बात कर चुके हैं। ये क्या होता है, बच्चा क्या होता है, अहम केंद्रित होता है, ठीक। और जो भी कमी हो, जो भी चीजें हो, वो किसमें आती हैं, आपकी ज्यादा से ज्यादा प्री ऑपरेशन में आती है। सेंसरी में क्या हो जाएगा, बच्चा छोटा है, सेंसर से चीजों को सीख रहा है। कॉन्क्रीट में कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर सारी चीजें डेवलप हो जाती है। फॉर्मल में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगा लेता है, लेकिन इगोसेंट्रिज्म, इरिवर्सिबिलिटी, एनिमिज्म, ये सब किस में आ जाएगा, आपका प्री ऑपरेशनल में आ जाएगा। तो राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट देखिए, a student is tried to new knowledge in such a way that he or she is tried to modify an elaborate concept and principle already learned. This type of learning is known as what? अब एक बच्चा है जो 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 उसके पास नई नॉलेज वो एक्वायर कर रहा है, वो इस मोटिव से कि जो उनके पास नॉलेज है उसको वो क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके, इलाबरेट कर सके, ठीक, बाय द प्रिंसिपल ऑलरेडी लर्न। तो ये किस तरीके की लर्निंग है, तो सबसे पहले अगर हम कॉम्बिनेशनल लर्निंग की बात करें तो कॉम्बिनेशनल लर्निंग हमको यही बताती है कि बच्चा यहाँ पे, बच्चे के पास जो ज्ञान है और जो नया ज्ञान आ रहा है वो इसलिए वो ले रहा है वो ज्ञान को, ताकि वो जो चीज जान रहा है, जो प्रिंसिपल जो चीजों को जान रहा है उसको मॉडिफाई कर सके। तो कॉम्बिनेशनल लर्निंग ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो और देख लीजिए सबऑर्डिनेट लर्निंग। सबऑर्डिनेट लर्निंग आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपके पास ऑल्टरनेटिव है चीज, मतलब आप सेकंड चीज को लेके या सेकंड ऑप्शन को लेके चल रहा है। लेकिन सुपर ऑर्डिनेट, यहाँ देखो बेटा एक तरीके से और समझ सकते हो, सब ऑर्डिनेट में क्या होगा, आप सिंपली नॉलेज को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। लेकिन सब ऑर्डिनेट में क्या कर रहे हो, आप न्यू नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो। न्यू नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा, सुपर ऑर्डिनेट आपका लर्निंग हो जाएगी, जहां पे नई नॉलेज को एक्वायर करना। और जस्ट सब ऑर्डिनेट में क्या होगा, एज एन ऐड कर लेना। सबऑर्डिनेट का पार्ट ही क्या होता है, कोरिलेटिव लर्निंग होती है, ठीक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशनल लर्निंग हो जाएगी। यहाँ पे हम जो भी नॉलेज एक्वायर करते हैं हमारा मोटिव क्या रहता है, मॉडिफाई कर सके, इलाबरेट कर सके कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल को। तो ये हमारा राइट आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द एज ऑफ 3 years हाउ मेनी वर्ड्स लर्न बाय चाइल्ड। अब बच्चा अगर 2 वर्ष का रहता है तो अप्रोक्स कितना वर्ड बोल लेता है, वो 50 वर्ड्स के अराउंड या 2-3 सेंटेंस के अराउंड वो बोल सकता है। 1-2 सेंटेंस करना। जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो अप्रोक्स वो 1000 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉट ट्रू द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। वो एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी कौन से इसमें नहीं है, सबसे पहला देखिए फ्लुएंसी। भाई जो जो एक क्रिएटिव बच्चा है, फ्लुएंट है, फ्लेक्सिबल है, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि फेक होना चाहिए, किसी को देखा देखी नहीं, ओरिजिनल होना चाहिए। लेकिन मेमोराइजिंग, रटने वाला चीज, ये गलत बात है। तो आपको नोट बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये मेमोराइजिंग, रटने वाली बात, ये चीज गलत है। तो ये क्रिएटिविटी का सही उदाहरण नहीं है। बच्चा रट के चीजों को बता रहा है तो क्रिएटिव नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, in some of the cases children shows less mental ability as compared to their parents and vice versa. This rule of heredity is known as, मतलब कि बच्चे जितने इंटेलिजेंट पेरेंट्स उतना इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है। तो ये किस तरीके की जो रूल ऑफ हेरिडिटी बताता है, तो आप लोग को लॉ मैंने बताया था, हेरिडिटी का लॉ 3 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ रिग्रेशन, लॉ ऑफ वेरिएशन। इस तरीके से 3 लॉ आप लोग को बताया गया था। जहाँ पे बच्चा बिल्कुल ही अलग होता है माँ बाप से, वेरिएशन हो जाएगा, रिग्रेशन, यहाँ पे बच्चा कुछ डिफरेंस होता है बच्चे के अंदर, जहाँ पे बच्चा बिल्कुल ही सिमिलर होता है। तो आपको बताना है किस वजह से ये पेरेंट्स से बच्चा अलग है। सबसे पहले देखिए लॉ ऑफ रिग्रेशन, अभी मैंने बताया आपको लॉ है। लॉ ऑफ सिलेक्टिव ट्रेट्स, ऐसा नहीं कि सिलेक्टिव ट्रेट्स, तो ये गलत बात है। लॉ ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल लाइन, भाई माँ की और पैटर्नल लाइन्स की वजह से, या लॉ ऑफ चांस, ये भी बात गलत है। हमारा क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ रिग्रेशन हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी लॉ की वजह से, इसी रूल की वजह से बच्चा क्या होता है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स से भिन्न होता है, अलग होता है। तो राइट आंसर विल बी 1। तो बेटा ये रहा हमारा 30 क्वेश्चन। होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी।
और कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। अब वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेके आ पाऊँ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।